अभी इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इकोसिस्टम के बारे में, इकोसिस्टम क्या होता है, और हमने पॉन्ड का इकोसिस्टम पढ़ा था, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि जो प्लांट्स होते हैं, वाइल्ड प्लांट्स होते हैं ग्रोइंग इन द पॉन्ड अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, वो कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करते हैं इन द टर्न इन टर्न विच इन टर्न आर द फूड फॉर द फिश एंड द फ्रॉग्स, और ये फिश और फूड उनका फ्रॉग का फूड होते हैं। डक्स फीड ऑन द एल्गी, जो डक्स होती है वो एल्गी खाती है, वाइल बिगर फिश फीड ऑन स्मॉलर फिश, और जो बड़ी मछलियां होती है वो छोटी मछली को खाती हैं। बर्ड्स लाइक स्ट्रॉक एंड हिरोन्स हिरॉन्स फीड ऑन द बिगर फिश, और जो ये होते बर्ड्स में जो बगुले होते हैं, और ये खाते हैं इसको, बड़ी मछलियों को खाते हैं। बटरफ्लाइज आर अट्रैक्टेड टू द फ्लावर्स, बड़ी मछलियां फ्लावर्स को अट्रैक्ट करती हैं ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स अराउंड द पॉन्ड, जो पॉन्ड के आसपास एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट कर उन फ्लावर्स को अट्रैक्ट करती हैं। मैमल्स लाइक डियर, मैमल्स जो हैं, जो डियर है जैसे, वो घास खाता है इन द सैलो पोर्शन ऑफ द पॉन्ड, यानी उथले भाग में, जो तालाब का जो उथला भाग है उसमें जो घास उगी होती है वहां से वो डियर घास खाता है। दो सेम प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, और ये सभी जो प्लांट्स हैं ये सब लोगों को, मतलब जो जीव जंतु हैं उन्हें खाना और शरण प्रदान करते हैं। टू एम्फीबियन लाइक फ्रॉग एंड रेप्टाइल्स लाइक टर्टल्स, टर्टल और फ्रॉग को जो प्लांट्स हैं, यानी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वो क्या देते हैं, फूड और शेल्टर देते हैं। लार्ज बर्ड्स ईगल्स फीड ऑन फिश स्नेक्स एंड एक्वेटिक बर्ड्स, और जो लार्ज बर्ड हैं जैसे ईगल है वो फिश को और स्नेक को और एक्वेटिक बर्ड्स जो होती हैं यानी कि स्ट्रोक और केन है इनको खाती है। अब आपको यहाँ पर एक इकोसिस्टम के बारे में बताया जाए, लर्निंग अबाउट इकोसिस्टम। सुमेथी ने अपने क्लासमेट से कहा दैट हर फेवरेट फॉरेस्ट वुड बी डिस्ट्रॉयड, जैसा पिछले पढ़ा था ना कि उसका फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा था, उसने वो बात अपने क्लासमेट्स को बताई। एट लंच टाइम दे डिस्कस्ड अदर एग्जाम्पल्स व्हेन द नेचुरल एनवायरनमेंट वाज हार्म्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। क्लास सभी लोग प्लीज अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। फिर उसके बाद लंच टाइम में इन लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया ह्यूमन एक्टिविटीज से नेचुरल एनवायरनमेंट को नुकसान होता है उसके बारे में। सुमेथी टॉक्ड अबाउट द टाइम द ब्यूटीफुल पॉन्ड इन हिज विलेज इन उत्तर प्रदेश वॉज filled into a make space for a new building, मतलब जो उसके गांव में, उसका गांव उत्तर प्रदेश में कहीं था, तो वहां पर जो तालाब था बहुत सुंदर, उसको फिल कर दिया गया, यानी इसको बंद कर दिया गया और इन्हें एक नई बिल्डिंग को बनाने के लिए। द पॉन्ड वॉज इन द हार्ट ऑफ द विलेज, और जो तालाब था वो गांव के बीचों बीच में एक हर्ट की तरह था, मतलब बहुत सुंदर था, तो बीचों बीच था, हृदय की तरह उसके था। इवन दो एवरीवन लव्ड टू स्पेंड देयर टाइम देयर, हर किसी को वहां पर समय बिताना अच्छा लगता था। वी रिस्पेक्टेड द चीतल, और हम चीतल जो एक डियर की वैरायटी होती है, वी रिस्पेक्टेड द चीतल एंड द वाइल्ड बोर्स with that come there to drink water and relax under the हल्दू ट्री एवरी आफ्टरनून। हम वहाँ पर चीतल, और जो हम रिस्पेक्ट करते थे चीतल और वाइल्ड बोर्स की, इट इज़ द टाइप ऑफ एनिमल जो वहाँ पर पानी पीने आते थे और हल्दू के पेड़ के नीचे आराम करते थे दोपहर में। वंस इन अ वाइल, उसी समय एक बार, we would even hear an elephant coming to the quench its thirst at the pond, और हमने उसी समय सुना कि वहां पर एक हाथी भी आया था अपनी प्यास बुझाने के लिए। इन आवर विलेज इन आंध्र प्रदेश, देयर इज उत्तर प्रदेश एंड देयर इज आंध्र प्रदेश, उसके गांव आंध्र प्रदेश में, अच्छा गौरी ने कहा कि उसके गांव आंध्र प्रदेश में पीपल डू नॉट इवन रिस्पेक्ट एनिमल्स, लोग जानवरों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हर साल एवरी ईयर द ऑलिव रेडली टर्टल्स स्विम हंड्रेड ऑफ किलोमीटर टू ले देयर एग्स ऑन द बीचेस। जो ऑलिव रेडली है वहाँ की, वहाँ पर जो टर्टल हैं वो अपने अंडे देने के लिए समुद्र के किनारों पर आते हैं। हाउएवर द टर्टल वुड गेट टैंगल्ड इन फिशरमैन इन नेट्स, और जो उनके मछुआरों के जाल होते हैं उनमें वो जो कछुए हैं वो फंस जाते हैं। द मंथ
वी लेफ्ट अवर विलेज, जिस महीने हमने अपना गांव छोड़ा, वी सॉ 100 ऑफ डेड टर्टल वॉश अप ऑन द शोर, हमने किनारे पर बहुत सारे कछुओं को मरा हुआ देखा। As they sat in silence, और वो लोग चुपचाप बैठे थे, मतलब जो बच्चे डिस्कस कर रहे थे ये बातें, वो चुपचाप बैठे थे, थिंकिंग अबाउट द थ्रेट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट्स की प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे थे। सुमेथी थॉट, सुमेथी सोचे, सो मेनी डिफरेंट स्टोरीज, बहुत सी स्टोरीज हैं। द वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द वे ऑफ पीपल लिविंग इज सो डिफरेंट एवरीवेयर, आई वंडर व्हाई। मतलब लोगों का बहुत सारी कहानियां हैं, पेड़ पौधों को लेकर, जानवरों को लेकर, लोगों के जीवन जीने को लेकर, हर जगह डिफरेंट स्टोरीज हैं। ये जानकर मुझे बहुत आश्चर्य होता है, पर पता नहीं क्यों। अब आपको एक्टिविटी नीचे दी गई है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है फिल इन द कॉलम विद द बायोटिक एंड द अबायोटिक फीचर्स यू कैन सी इन द फिगर नंबर 2 एग्जाम्पल जैसे दिया गया। बायोटिक में डक है, अबायोटिक में सन है। तो आपके फिगर नंबर 2 में जो भी डायग्राम बने हुए हैं, आप उनको बायोटिक और एबायोटिक के कॉलम में डिवाइड करके लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि डक हो गया, क्रेन हो गया, स्ट्रोक है, स्नेक है, फिश है, टर्टल है, डियर है, ईगल है, ये सारे यहाँ पर आ जाएंगे। और एबायोटिक में सन है, वाटर है, सॉइल है, ठीक है, रॉक है, ये सारी चीजें, एल्गी है, ये सारी चीजें आप अबायोटिक में लिखेंगे। ओके, फिर आपका क्वेश्चन आंसर है डिफाइन द टर्म इकोसिस्टम, द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। तो ये इसका आंसर है। आपको 2 एग्जाम्पल बताने हैं। द पॉन्ड, ये पॉन्ड वाला आप बता सकते हो, और इसी तरह आप कोई जंगल का बता सकते हो, वो इसमें बताना है। 2 एग्जाम्पल आपको देने को कहे जा रहे हैं इकोसिस्टम के। ओके, तो ये हमने पेज नंबर 146 के क्वेश्चन नंबर 5 में अटेंड कर लिया है, तो इसलिए ये यहाँ पर नहीं करवा रही हूँ। ओके, ह्यूमन इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, लोग मानव का पर्यावरण के साथ संबंध, कैसे वो इनको इनके बारे में जाना उसने, ह्यूमन ने। तो ये यहाँ से पढ़ेंगे हम। लेसन 3, ह्यूमन आर द पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, दे आर डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट टू सर्वाइव, आर ऑल्सो एबल टू चेंज द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग। एक सेकेंड क्लास, यस, आर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, जो मानव है वो एनवायरनमेंट का हिस्सा है। दे डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट टू सर्वाइव, और ये उस पर डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे अपने जीवन को जीने के लिए। आर ऑल्सो एबल टू चेंज द एनवायरनमेंट, और अपनी ज़रूरतों के अनुसार उसको बदलने के लिए भी सक्षम है। ह्यूमन इंट्रैक्शन विद द एनवायरनमेंट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड अक्रॉस द टाइम, समय के साथ साथ और जगह के बदलने के साथ साथ जो ह्यूमन का पर्यावरण के साथ इंट्रैक्शन है वो बदल जाता है। Look at the different ways in which humans have interacted with the environment in each stage of the human history. आप मानव के इतिहास में नीचे देख सकते हैं, जो आपका डायग्राम दिया हुआ है, कि कैसे डिफरेंट वेज में, किन किन तरीकों से ह्यूमन का पर्यावरण के साथ, मानव का पर्यावरण के साथ हर स्टेज पर जाकर कैसे उसका संबंध बदलता गया। Early humans depend on entirely on the natural environment. They made tools out of the stones. मानव, आपको पता है कि शुरुआत में क्या था कि वो पूरी तरह से नेचुरल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता था। वो टूल्स बनाता था स्टोन के, क्लॉथ बनाता था एनिमल स्किन की, हंटेड वाइल्ड एनिमल्स फॉर फूड एंड लेटर डिस्कवर हाउ टू मेक फायर एंड कुक देयर फूड। वो एनिमल से ही अपनी फूड की जो नीड थी उसको पूरा करता था। फिर उसने आग जलाना सीखा और उसको पकाकर खाना सीख लिया। विद द स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, फिर उसने खेती करना शुरू किया। एंड द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, उसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ। लाइफ बिकम ईजियर, जीवन आसान होने लगा। एज टाइम वेंट, जैसे जैसे समय बीतता गया, ह्यूमन स्टार्टेड टू इंटरेक्ट, मानव जो है वो इंटरेक्ट होता गया मोर विद ईच अदर बाय ट्रेडिंग और एक्सचेंजिंग सरप्लस फूड फॉर अदर आइटम्स, और सामानों के लिए और आइटम्स के लिए उसने धीरे धीरे क्या करना शुरू किया,
व्यापार करना शुरू किया, एक्सचेंज ऑफ सरप्लस फूड, यानी और खाने की चीजों को लेने के लिए उसने बदलने की जो प्रणाली थी, बदलाव, यानी एक सामान जैसे आपने गेहूं दिया तो उसके बदले चावल लिया, या ये बेचकर वो लिया, तो एक सामान का जो बदलाव था वो करना सीखा। A few centuries later, कुछ शताब्दियों के बाद, कुछ सेंचुरीज के बाद, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट ह्यूज चेंजेस, औद्योगिक क्रांति हुई, यानी कि जब इन्वेंशंस होना शुरू हुए उसने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। ह्यूमंस वर नाउ एबल टू यूज रॉ मटेरियल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज के जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया तब क्या हुआ कि जो मानव था वो एबल हो गया कच्चे माल को, पूरी दुनिया में जो कच्चा माल था उसको मैन्युफैक्चर करके गुड्स बनाने में, यानी जैसे कॉटन था तो पहले चरखे से चलिए बनाना शुरू किया, बट जैसे मशीन आना शुरू हुई प्रिंटेड कपड़े बनने लगे, उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बनना शुरू हो गया। उसी तरह हर चीज का एक उन्होंने अलग ही कच्चे माल से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स शुरू कर दिया। टुडे मॉडर्न ह्यूमंस लिव बिजी लाइफ। आज के समय में मानव सबसे ज्यादा व्यस्ततम जीवन जी रहा है एंड डिपेंड ग्रेटली ऑन मशीन एंड टेक्नोलॉजी, और सबसे ज्यादा मशीन और टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। However, फिर भी now no matter how many technologies are developed, फिर भी कोई मतलब मायने नहीं रखता कि कितनी भी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो जाएं, ह्यूमंस विल स्टिल डिपेंड ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर बेसिक नीड ऑफ फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। मानव को शरण अपनी जो बेसिक नीड है, दैनिक जीवन की जो जरूरतें हैं उनके लिए चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए उसको किस पर डिपेंड होना पड़ेगा, नेचर पर ही डिपेंड होना पड़ेगा। खाने के लिए आपको सॉइल पर डिपेंड होना पड़ेगा, सॉइल आपको नेचर में ही मिलेगी क्योंकि क्रॉप्स से ही आपको खाने को मिलेगा। और उसके बाद तो जमीन रहने के लिए चाहिए, कपड़ों के लिए कॉटन चाहिए, तो कॉटन भी आपको कॉटन चाहिए, सिल्क चाहिए या वूल चाहिए, वो भी आपको नेचुरल एनवायरनमेंट से ही रॉ मटेरियल मिलता है। Primary activities like farming, animal rearing and the mining still provided raw material from the natural and we all need. उसी तरह जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, जो हम सबसे पहला जो हमारा काम है जिसमें फार्मिंग, खेती किसानी करना, जानवरों को पालना, खदानों से मिनरल्स निकालना, और ये सब चीज़ें जो होती हैं इनसे हमें रॉ मटेरियल मिलता है। यानी फार्मिंग करते हैं तो हमें अनाज मिलता है, कपास मिलता है, एनिमल रेयरिंग करते हैं तो हमें मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं, माइनिंग करते हैं तो हमें मिनरल्स मिलते हैं। ये सारी चीज़ें हमें नेचुरल से ही मिलते हैं और जिनकी हमें ज़रूरत होती है। अब आपको यहाँ पर ये दिया जा रहा, आप देख रहे हैं फर्स्ट कैसे था, वो जंगलों से लकड़ी लाता था, जानवर को उसने पकाकर खाना शुरू किया। सेकंड में उसने रस्सी बनाना शुरू किया, पहिए का आविष्कार हो जाता है और वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। थर्ड में क्या देख रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, लोग मशीन से कपड़े सिल रहे हैं। फिर यहाँ पर शायद खाना पीना हो रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी आ गई कि वो अब कैसे डेवलप हो गए। अब आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि टेबल में कैसे ह्यूमन और नेचुरल ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। एनिमल कहाँ का कंपोनेंट है, एनिमल एक कंपोनेंट है जो एनवायरनमेंट में नेचुरल पाया जाता है, और ह्यूमन उसका क्या यूज करता है, फूड और मेकिंग क्लॉथ में यूज करता है। सॉइल का नेचुरल एनवायरनमेंट में मिलती है और यूज है ग्रोइंग क्रॉप्स। ट्री का नेचुरल में फूड मेकिंग हाउसेज। सनलाइट नेचुरल है, लाइट और वार्मथ के लिए यानी गर्मी के लिए यूज होता है। कम्युनिटी कंपोनेंट समाज नेचर का है, कंपोनेंट है एक आपका समुदाय जिसको कहा जाता है, ये ह्यूमन का है। समुदाय कौन बनाता है, ह्यूमन बनाता है। जैसे एक विद्यालय एक समुदाय है, ठीक है, कुछ लोगों का वो समूह जहाँ पर वो आपसी संबंध स्थापित करते हैं, जैसे हमारे आपके बीच एक टीचर स्टूडेंट का है, प्रिंसिपल एंड स्टूडेंट्स का है, कम्युनिटी है यहाँ पर, ओके। उस तरह तो ये ह्यूमन के द्वारा है, जैसे कंपनी है, ठीक है, और उसका यूज क्या होता है, कंपनी के लिए, साथ के लिए, सुरक्षा के लिए। टूल्स कंपोनेंट है जो ह्यूमन मेड है, जिसका यूज हंटिंग और फार्मिंग के लिए होता है। फिर है ह्यूमन इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, हो गया। एक सेकेंड, इसके बाद आपसे इसमें ट्रू फॉल्स कहे जा रहे हैं और डिस्कस द क्वेश्चन है। यस, इसमें आपसे कहा जा रहा है व्हाट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर पीपल इंटरेक्टिंग विद पिक्चर 2, 3, 4। 2, 3 और 4 में किन चीज, कौन से कंपोनेंट्स को पीपल से इंटरेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो 2 में
व्हील है जो ह्यूमन मेड हुई, ओके। ट्री है, इसमें क्लॉथ्स बन रहे हैं और जो रॉ मटेरियल नेचर से मिला, नेचर से कह सकते हैं या आप एनिमल से भी मिला। और 4 में आई थिंक फूड वो हो रहा है, तो ये आपको सॉइल से मिला, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताना है व्हाट कंपोनेंट्स, कंपोनेंट बताने हैं आपको 2 और 3 और 4 की पिक्चर को देखकर, ओके। हाउ इज सॉइल इंपॉर्टेंट इन द रेन फॉरेस्ट? सॉइल रेन फॉरेस्ट में क्यों इंपॉर्टेंट है? वाटर के लिए, सनलाइट के लिए, ट्रीज के लिए और फ्रूट्स के लिए। इन तीनों चीजों, चारों चीजों के लिए आपको बताना है हाउ इज सॉइल इंपॉर्टेंट इन द रेन फॉरेस्ट। वाटर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, सनलाइट के लिए, ट्रीज के लिए और फ्रूट्स के लिए। ट्रीज और फ्रूट्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ग्रो करते हैं, उससे लोगों को खाने के लिए मिलता है, पेड़ों से लकड़ियां मिलती हैं, ओके। बाकी इन दो चीजों का एक बार डिस्कस करके फिर बताऊंगी। ट्रू फॉल्स? Early human depend almost entirely on the human-made environment in his daily life. जो प्रारंभिक मानव था वो मोस्टली ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट पे अपने दैनिक जीवन के लिए निर्भर करता था। ह्यूमन मेड था या नेचुरल था? पूछा जा रहा है जो अर्ली मानव था वो शुरू में पूरी तरह से किस पर डिपेंड था? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट पे? ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। अगला, मैन हैज ऑलवेज बीन डिपेंड ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट। मानव हमेशा नेचुरल एनवायरनमेंट पे डिपेंड रहेगा। हाँ। और फिर ह्यूमन इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट हैज रिमेन्ड द सेम ऑफ एवरी स्टेज ऑफ इवैल्यूएशन। ह्यूमन इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, मानव का पर्यावरण के साथ जो संबंध है, जो इंटरेक्शन होता है, वो ऐसे ही बना रहेगा किस इवैल्यूएशन की, चाहे कोई भी एज आ जाए, यानी आविष्कार की कोई भी एज आ जाए, पर इंटरेक्शन यही बना रहेगा। ये भी ट्रू है क्योंकि बेसिक नीड्स के लिए तो उसको उस पर डिपेंड होना ही पड़ेगा, ओके। अब आपको कहा जा रहा है इन स्टेटमेंट्स को जो फॉल्स है उनको ट्रू करके करना है। करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट एंड राइट देम। तो जो आपका है इसको आप राइट करोगे तो क्या बनेगा? अर्ली ह्यूमन डिपेंड ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट इन हिज डेली लाइफ, ओके। इसको सही करेंगे तो ये बन जाएगा। जितना भी हमारे सामने यहाँ पर है इसको मैं पढ़ा रही हूँ, इसे भी कंप्लीट कर रहे हैं हम यहाँ पे। ह्यूमन बींग्स नॉट बीन इंटरेक्टेड विद द एनवायरनमेंट। ह्यूमन बींग जो है वो पर्यावरण से इंटरेक्ट नहीं होता है, बट दे ऑल्सो चेंज, वो उसको बदलता है, इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अपनी जरूरतों के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, अर्ली मैन वुड क्लियर आउट पैचेस ऑफ फॉरेस्ट नियर रिवर इन ऑर्डर टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड हाउसेज देयर। सबको पता है कि मानव ने जंगलों को साफ करके फसल के लिए जमीन और घर रहने के लिए, घर के लिए जमीन बनाई। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आज के आधुनिक समय में सम सच चेंजेस इन द एनवायरनमेंट हैपन, कुछ पर्यावरण में ऐसे बदलाव हो रहे हैं ऑन द मच ग्रेटर स्केल, बहुत बड़े स्तर पे, क्योंकि टू मेक स्पेस फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे पर्यावरण के में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, क्योंकि रहने के लिए लोगों को जगह चाहिए, तो पर्यावरण के साथ बदलाव हो रहा है। दिस इज द बिगेस्ट थ्रेट, और जो सबसे बड़ा डर है प्राकृतिक पर्यावरण के लिए आज के समय में, क्योंकि हम धीरे धीरे जंगलों को पूरी तरह से साफ करते जा रहे हैं। When we use the natural environment too much, too often, जब हम पर्यावरण को बहुत ज्यादा, टू ऑफन, बहुत हद तक नुकसान पहुंचाएंगे, यूज करेंगे, वी कैन डैमेज इंटायर इकोसिस्टम। तो हमारा जो इकोसिस्टम है, यानी जो बायोटिक और नॉन बायोटिक का रिलेशनशिप है, वो खत्म हो जाएगा, उसको नुकसान पहुंचेगा। सच डैमेजेस कैन नॉट बी रिपेयर्ड। और ऐसे ये जो डैमेजेस होते हैं, जो बायोटिक और नॉन बायोटिक का रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, एक जीव दूसरे जीव को या प्लांट्स को नहीं खाएगा, तो ये जो चीजें होंगी ये रिपेयर नहीं हो सकती। लेट्स यूज द एग्जाम्पल ऑफ हनी बीज टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर। इस बात को समझने के लिए आपको हनी बीज का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। हनी बी आर द क्रिटिकल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम बिकॉज फ्लावरिंग प्लांट डिपेंड ऑन देम आर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए, यानी कि जो आपको पता है पॉलिनेशन साइंस का टर्म है, आपको बताया जा चुका होगा, तो उसमें
हनी बी जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है, क्योंकि हनी बी के द्वारा ही पॉलिनेशन होता है। हनी बी पॉलिनेट मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो हनी बी है वही सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में पॉलिनेट करती है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को। फिगर नंबर 4 में आप देख सकते हैं, शो व्हाट वेजिटेबल मार्केट लुक लाइक टुडे। आज के समय में सब्जी की जो बाजार है वो कैसी दिखती है, एंड व्हाट इट वुड लुक लाइक, और ये कैसी दिखेगी इफ हनी बी बिकम एक्सटिंक्ट, और अगर हनी बी गायब हो जाए तो। इफ हनी बी डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ, अगर हनी बी डिसअपियर्ड हो गई, वी वुड ऑल्सो लूज मेनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, हम बहुत से जानवरों की प्रजातियों को खो देंगे, बर्ड्स की, इंसेक्ट की प्रजातियों को खो देंगे, बिकॉज दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, वो पौधों पर डिपेंड करती हैं। हनी बीज पॉलिनेट, वो उन पौधों पर डिपेंड करती जिनको हनी बी पॉलिनेट करती है। अगर हनी बी खत्म हो गई तो प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स खत्म हो जाएंगे, और वो एनिमल, प्लांट्स और बर्ड्स होंगे जिनको, जो उन प्लांट्स को खाते हैं, उन फ्रूट्स को खाते हैं जिनको हनी बी पॉलिनेट करती है। तो इसलिए हनी बी का एक्सटिंक्ट होना बहुत खतरनाक है। ह्यूमन हैव डिपेंड ऑन ऑल दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड, और ह्यूमन भी प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड करता है, वुड देन ऑल्सो स्ट्रगल टू सर्वाइव, अपना जीवन जीने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ रहा है, इन चीज़ों के लिए ही वो संघर्ष करता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, दिस सिचुएशन इज नॉट फॉर फ्रॉम द बिकमिंग रियलिटी, और ये जो परिस्थिति है इसको सच होने में बहुत समय नहीं लगने वाला है। द पॉपुलेशन ऑफ हनी बीज हैज ग्रेटली रिड्यूस्ड सिंस 2006 ड्यू टू ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन होने के कारण और कीटनाशक के प्रयोग के कारण जो हनी बी है उसकी जो संख्या है 2006 से बहुत ज़्यादा घट गई है। वी मस्ट एक्ट नाउ टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम सच थ्रेट्स, और हमें पर्यावरण को ऐसे डर से बचाने की ज़रूरत है। अब देख लो यहाँ पर आपको फ्रूट्स कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, और जब अगर हनी बी खत्म हो गई तो ये सब मार्केट में कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपको करना है कि हनी बीज की संख्या को बढ़ाना होगा।